हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आर.एस. राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आज हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज 15 है, वो किस चीज की है आपको मैं पहले बता चुका हूं। वो हम लोग किसकी चल रही है, जीएस और जीके की चल रही है। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इसमें एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल या कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो आपको उन्हीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक बहुत पूछे जाते रहे वही मैं आपको करा रहा हूं। और आप देखिएगा एग्जाम में आपको अच्छे खासे, अगर इस फॉर्मेट से क्वेश्चन आए, टॉपिक से आए, तो आपको यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं, आज जो हमारा पहला पॉइंट है वो है दोस्तों प्रमुख क्षेत्र है। ओके, प्रमुख क्षेत्र, उसकी हेडिंग जो है वो है प्रमुख क्षेत्र और वो किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक, प्रमुख क्षेत्र और वो किस लिए आपके प्रसिद्ध है, ये जरूरी है। एग्जाम में आपके दोस्तों क्वेश्चन आपको मिलता रहता है, तो इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस बता दे रहा हूं। वो है एक आपका सिंगरौली। सिंगरौली ये कहां पर है, ये आपका है यूपी में। ठीक है, यूपी का सिंगरौली पूछ लेते हैं। एक है आपका कजराहट, आपको प्लेस की दे दे, ठीक है, पूछ दे कि कजराहट किस स्टेट में है, तो आपको यूपी पता होना चाहिए। ठीक, एक है कोयली। कोयली इसको लिख लीजिए फटाफट। कोयली जो है आपका वो है गुजरात में। इसी तरीके से एक है आपका आनंद है, ये भी आपका कहाँ है, गुजरात में। ठीक, इसके बाद है आपका नेपाल नगर। नेपाल नगर एक ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। नेपाल नगर आपका कहाँ है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आपका नेपाल नगर है। और फिर है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा की खान भी आपने सुना होगा, ये आपकी है झारखंड में, झारखंड। ओके, इसके अलावा पॉइंट है आपका तलचेर। तलचेर जो कि कहाँ है आपका, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आपके प्लेस हो गए। और ये किस लिए फेमस है, इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लेस को लेकर के पूछ दिया जाए और कहो तो आपका प्रसिद्ध किस लिए, इसलिए पूछ दिया जाएगा। तो उसका जो आपका सिंगरौली है यूपी का, ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर ये कोयला उत्पादक क्षेत्र, कोयला उत्पादक क्षेत्र के लिए फेमस है। सेकंड है आपका कजराहट यूपी का, वो आपका सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उत्पादन के लिए, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो आपका कोयली है गुजरात का, वो तेल उत्पादन के लिए फेमस है। तेल उत्पादन। और जो आपका आनंद गुजरात का है, वो दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस है। दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आपका नेपाल नगर है, ये आपका एमपी का है, वो अखबारी कागज। आपसे कोई क्वेश्चन दे दे कि अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो अखबारी कागज के लिए आपको ऑप्शन रखे होंगे, जिसमें एक होगा नेपाल नगर जो कि एमपी का, या आपको स्टेट दे दे तब भी आपको एमपी ऑप्शन लगाना है। अगर स्टेट नहीं देता है तो आपको प्लेस देगा, तो वो होगा नेपाल नगर। ठीक, इसके अलावा जो जादूगोड़ा यानी झारखंड है, ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम के लिए ये फेमस प्लेस है। और तलचर जो उड़ीसा है, वो आपका कोयला के लिए फेमस है। तलचर उड़ीसा कोयला के लिए फेमस है। इसी तरीके से यूपी का जो सिंगरौली है, वो भी कोयला के लिए फेमस है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। एक पूछ लेते हैं कि जस्ता। जस्ता जो है वो कहाँ, ये जो जस्ता उत्पादन है कहाँ होता है। ठीक है, जस्ता जो धातु है आपकी, तो ये उत्पादित होती है जावर में। जस्ता, जा से जस्ता, जा से जावर। ओके, जा से जस्ता, जा से जावर, इसको भी याद कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
जा से जस्ता, जा से जावर। जावर में क्या फेमस है? जस्ता फेमस है। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड जो है आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका जो हैदराबाद है, ये इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद जो है किस नदी तट पर स्थित है? ठीक है, तट पर स्थित है। एक तो ये है, ठीक है, हैदराबाद जो है आपका किस नदी के तट पर स्थित है, पहला पॉइंट। और जो दूसरा है वो है, एक है आपका नासिक। नासिक जो प्लेस है आपका, ठीक है, तो नासिक जो प्लेस है वो किस नदी तट पर स्थित है? किस नदी तट पर, नदी तट पर स्थित है? किस नदी तट पर स्थित है? एक है आपका उज्जैन। उज्जैन आप जानते होंगे कहाँ है, उज्जैन एमपी में है और नासिक भी, ठीक है। तो उज्जैन जो है आपका वो किस नदी तट पर स्थित है? किस नदी तट पर स्थित है? ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फंस जाते हैं कई बार। तो जो आपका हैदराबाद है वो आपका, हैदराबाद आपका मूसी नदी तट पर स्थित है। मूसी नदी तट पर आपका ये स्थित है। आपको दे देंगे हैदराबाद, मिलान में दे देंगे और उधर नदियों के नाम होंगे। तो अगर आपको हैदराबाद का मूसी नदी तट पता है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरीके से जो नासिक है आपका, नासिक जो है वो आपका गोदावरी नदी तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी तट पर ये भी क्या है, स्थित है। ठीक, इसके अलावा जो उज्जैन है, उज्जैन किस नदी तट पर स्थित है? तो वो है आपका क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी तट पर स्थित है। तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हैदराबाद मूसी नदी तट पर, नासिक गोदावरी नदी तट पर और उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी तट पर स्थित है। इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं थर्ड में। ओके, इसको मिटा रहा है, ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, यूं ही है, हंसते खेलते पढ़ते रहिए। 5-10-20 मिनट की होती है रेगुलर। आप पढ़ेंगे, आपको खुद आगे चल कर जब आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से तब आपको समझ आएगा कि वाकई में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, जो तीसरा है वो आपके आर्टिकल जो है जिसमें आपके आपातकाल की बात होती है। तो एक तो आपका है अनुच्छेद या आर्टिकल। तो अनुच्छेद जो है एक 352 है। एक है अनुच्छेद, ठीक है, 356, 4 का गैप कर लीजिए। 352, 4 का गैप 56, अपने 4 का गैप अनुच्छेद कौन सा बचा? 360। ओके, ये 3 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन फंसा देता है ये, ठीक है। छोटी छोटी चीजें इससे पूछ लेंगे और आपको समझ में आएगा ये हुआ क्या। ओके, देखिए जो पहला है, जो आपका अनुच्छेद 352 है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल जो होता है ना, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ठीक। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, जिसको बोलते हो आप राष्ट्रीय
आपातकाल। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए जो दूसरा इसमें पॉइंट है, ये किस बेस पर लगता है। ये जो इसको ऐसे हटा दो, इधर देखो, ये अनुच्छेद 300 जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, ये किस आधार पर लगता है। तो इसका जो बेस होता है, जिस आधार पर लगता है, आधार मतलब हो गया, ये लगता है युद्ध अगर छिड़ जाए तब आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो, या आपका युद्ध या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए। ठीक है, एक में तो आप युद्ध कर रहे हो या बाह्य आक्रमण कर रहे हो, या तीसरा पॉइंट होता है इसमें सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, ओके, 3 पॉइंट होते हैं। यानी कि सशस्त्र विद्रोह का मतलब कि ये देश के अंदर ही हो जाता, मतलब ऐसे समझिए कि लोग बाकायदे हथियार लेकर के, जैसे तख्ता पलट नहीं हो जाता, जैसे म्यांमार में हुआ, तो वहां क्या हुआ, एक तरीके से सशस्त्र विद्रोह किसने किया, आर्मी ने कर दिया। तो सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन पे भी, यानी कि घर के ही लोग ही देश के खिलाफ हो जाए, और वो सशस्त्र यानी कि शस्त्र सहित बाकायदे हथियार लेकर के, बंदूक राइफल जो भी है उनको लेकर के अगर विद्रोह कर दे, तब भी क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है, या युद्ध छिड़ जाए, जैसे मान लीजिए अभी भारत पाकिस्तान या भारत चीन की मध्य युद्ध छिड़ जाए, तो क्या होगा, आपकी नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये 3 आधार आपके होते हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन आधारों पर अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपातकाल डिक्लेयर किया जाता है। आपको को दे दे युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, और एक कुछ और दे दे, बोल दे छांटो। ठीक है, तो उसमें से आप तीनों छांट लीजिएगा या एक दे देगा। अच्छा, तो राष्ट्रीय आपातकाल इन आधारों पर लगता है। एक बात ये हो गई। देखो अब यहाँ पर समझिएगा, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी कहानी जरा मैं बता दूं। ये जो बात है, पहले क्या था, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति, अब आप समझिएगा, अगर अंदर ही कोई अशांति है, चाहे विद्रोह ना हुआ, आंतरिक अशांति के आधार पर भी क्या है, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था पहले। तो सबसे पहले इस बेस पर किसने लगाया था, ये लगाया था इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री थी, तो इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर क्या कर दिया था, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी इन्होंने। और क्या कर दिया था, जितने भी इनके विद्रोही नेता थे, यानी आंतरिक अशांति यही थी कि देश भर में इनके अगेंस्ट क्या होता, नारेबाजी हो रही थी, बट वो कोई नेशनल इमरजेंसी वाली कंडीशन आज के दौर में उसको नहीं माना जाएगा कि भाई हम आपके व्यू से, आपके डिसीजन से अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो उसका आपको आंतरिक अशांति देखने को मिल जाएगी आज की डेट में। लेकिन उस टाइम क्या था कि आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, और जिसको क्या किया था, इंदिरा गांधी ने लगाया भी था, और बड़े बड़े नेता को जेल में बंद कर दिया था। तब ये डिसीजन लिया गया था कि यार आंतरिक अशांति के आधार पर तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर सकता है, भाई कुछ भी जरा सा झगड़ा वगैरह हुआ तो आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा दे रहे हो। तब ये डिसीजन लिया गया था कि इसकी जगह पर क्या कर दिया जाए, सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए। तो जो आपका सशस्त्र विद्रोह है ना, वो किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है, तो ये किस संशोधन, तो वो है 44th 44वां संविधान संशोधन करके, संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। जोड़ा गया है, तो किसको जोड़ा गया है, ये सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, 42वां 1944 मतलब 44वां संविधान संशोधन है, तो ये कब हुआ था, 1978 को, डेट भी याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह क्या हुआ था, जोड़ा गया था, किसे हटाकर, आंतरिक अशांति हटाकर, ये मैं सब लिख दे रहा हूं, ठीक है, हटाकर। ठीक है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपको पता होना चाहिए 44वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ये कब पारित हुआ था, 1978 का है। वैसे भी 44वें संविधान संशोधन से बड़े काम हुए, इसलिए संविधान संशोधन और इसकी डेट किस टाइम का है ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह इस तरीके जोड़ा गया। फिर आंतरिक अशांति को क्या किया गया था,
हटा ही दिया गया था कि इससे तो ये क्या हो रहा है कि एक तरीके से राजा जो है यानी प्रधानमंत्री वो क्या कर रहा है, एक तरीके से पूरे देश पर अपनी ही चलाने लगेगा। जब जरा सा भी अगर जनता या कोई भी कुछ बोलेगा तो वो आंतरिक अशांति के आधार पर क्या कर देगा, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके फिर उसको ऐसी तैसी कर देगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ इस तरीके। तो यही किया था फिलहाल इंदिरा गांधी जी ने कि उस टाइम बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया था, ठीक। तो जो किया था फिर उसको बदल दिया गया कि नहीं इससे तो गड़बड़ हो सकता है, भविष्य के लिए गड़बड़ हो सकता है। फिलहाल उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने जिस तरीके से बड़ी बड़ी, देखिए जब इंदिरा गांधी आई थी तो उनके सामने पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी। भाई लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे समझिएगा कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री है और वो बीच में ही खत्म हो गए। फिर ये चूंकि इनकी क्या थी, असिस्टेंट थी, जो इंदिरा गांधी थी ये लाल बहादुर शास्त्री क्या थी, असिस्टेंट थी, उनकी वगैरह लिखा करती थी। तो जब वो उधर बीच में उनकी अकस्मात डेथ हो गई लाल बहादुर शास्त्री की, आपको पता होगा, तब क्या होता है कि इंदिरा गांधी धीरे से अब आती है अपने प्रधानमंत्री पद के तौर पर। तो उस समय आपको पता होगा कि जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तो पहली महिला प्रधानमंत्री है और आज तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री दूसरी नहीं हुई है। तो उस समय तो ये महिला थी, आप जानते हैं उस समय महिलाओं की क्या, अन्य महिलाओं की क्या स्टेट देखा जाए स्टेटस था, ठीक है। तो उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनकर के आए तो अब आप समझिए टाइम्स मैगजीन जो है आज की, ये पहले भी थी बहुत समय से चलती आ रही है। तो इसने लिखा था कि जो इंडिया है वो इस तरीके से, कुछ उसके शब्द थे कि भारत में महिला का शासन है और वो खतरे में, इस टाइप से उसका अर्थ था। अब आप समझिए ऐसे उन्होंने छापा था क्योंकि एक तो महिला थी और दूसरा था कि पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, बीच में आई है, बड़े बड़े नेताओं के बीच में आई थी। तो इन्होंने क्या झेला था, बड़े बड़े अन्य जो नेता थे उनका विरोध भी झेला था और उसी विरोध के तहत इन्होंने बड़े से बड़े डिसीजन लिए थे। आपको पता है आंतरिक शांति वाला पॉइंट उठा था इन्होंने, क्या कहते हैं, जो आपको गरीबी हटाओ का उद्घोष किया था, गरीबी हटाओ का एक उद्घोष किया था। और इसके अलावा बहुत बड़ा इनका कॉन्सेप्ट था गरीबी हटाओ है। इन्होंने ही परिवार नियोजन की बात रखी थी अपने टाइम पे, ठीक है। और बड़े बड़े डिसीजन लिए थे, जैसे कि जो बांग्लादेश है जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान भी बोलते हैं, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो उसको आजाद कराने में भी यानी उसको बांग्लादेश का दर्जा देने के लिए भी इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए थे। तो एक महान एक आयरन लेडी थी, इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी का एक अपना व्यू था और उनके डिसीजन वाकई दमदार थे, ठीक है। ऐसी प्रधानमंत्री कोई महिला आज तक आई नहीं, इस वजह से उनका क्या हुआ, प्लेस कोई ले ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये हो गया इंदिरा गांधी का आंतरिक शांति के विषय में इन्होंने ये काम किया था। अच्छा, इसमें जब राष्ट्रीय आपातकाल जब पारित होगा, पारित जब हो जाएगा तो होने के 1 माह के भीतर आपको क्या करना पड़ा होगा, संसद से क्या होना पड़ेगा, पास कराना होगा इस बिल को, ओके। यानी पहले आप मान लो आज युद्ध छिड़ जाए तो आप तुरंत क्या होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति तुरंत नेशनल इमरजेंसी घोषित करेगा, किसके कहने पे, प्रधानमंत्री कहने पे। प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति करता है, इसीलिए उसको रबर स्टैंप कहा गया है। तो देखिए, तो जब पारित हो जाएगा तो, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय आपातकाल का मामला है तो मान लीजिए संसद नहीं इस समय चल रही है, आप समझ लीजिए जैसे संसद सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन जब संसद सत्र आरंभ हो जाएगा उसके 1 माह के भीतर आपको संसद से वो जो बात आपने कहा है राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा दिया है उसके लिए आपको वैलिडिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ क्या ये सही बात है। अगर संसद के दोनों सदन से पूर्ण बहुमत से पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा, और अगर वाकई में पारित हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो फिर कब तक लागू रहेगा, 6 माह के लिए आपका लागू हो जाएगा। क्या ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल आपने जो लगाया वो 6 माह के लिए लागू रहेगा। अगर आपको फिर आगे बढ़ाना है तो पूरा मतलब इसको आपको पुनः संसद से पास कराना होगा, तब 6 माह के लिए नेक्स्ट बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की बात ये है। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका 356, इसको मैं इधर नीचे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ऊपर आप नोट करते रहिएगा। देखिए जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं मैंने आपको सब धीरे धीरे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है।
याद कर लीजिएगा, पूछ लेते कितने महीने, 2 महीने पारित कराना होता कि 1 महीने में, तो आपको टाइम पता होना चाहिए 1 महीने के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। सेकंड है जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 356 की बात जो है। देखिए जो आपका अनुच्छेद 356 है, ये है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन इसको बोलते हैं, इसी को ही अन्य नाम से जाना था राष्ट्रपति शासन जो लगता है ना, तो वो 356 के तहत लगता है। इसी को ये लोग संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं। संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, संवैधानिक आपातकाल की बात ये होती है, और इसी को ही आप क्या बोलते हो? राज्य आपातकाल का दर्जा दिया जाता है। आपातकाल, ठीक है। तो राज्य आपातकाल मतलब स्टेट इमरजेंसी, किसी भी राज्य की इमरजेंसी होता है, वही संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल का मतलब हुआ कि जिस राज्य में लग रहा है, जिस राज्य में लगेगा तो वहां पर संविधान के नियमों का उल्लंघन हुआ। संविधान के नियमों के उल्लंघन के बेस पर, आधार पर, बेस पर लगा। यानी कि क्या होता है, संवैधानिक आपातकाल इसको इसलिए भी कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? जब आप संविधान के हिसाब से काम नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि केंद्र द्वारा बताए गए काम को अगर राज्य नहीं करता है तो उस बेस पर भी, क्योंकि केंद्र की बात को किसको मानना है? राज्य को मानना है। जैसे हमारे केंद्र में कौन है? आप जानते हो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट को हटा दो। अब ये देखो मोदी जी यानी प्रधानमंत्री को अगर आप देखते हो, तो प्रधानमंत्री की बात को कौन मानेगा? पीएम की बात को किसको मानना है? पीएम और उसकी पार्टी ये तो केंद्र में है, तो इसकी ये केंद्र हो गया, इसकी बात को कौन मानना है? ये हर राज्य को मानना है। ईच स्टेट, अगर केंद्र ने कहा है कि आपको ये चीज पारित करानी है या ये काम करना है, और इस काम को कोई स्टेट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी स्टेट दिए गए काम को नहीं करता है, तब क्या होगा कि ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएगा राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है किसी स्टेट का, तो स्टेट का जो राज्यपाल होता है, ये बात पहुंचाएगा किसको? केंद्र। और केंद्र में कौन देख रहा है? केंद्र में एक तो प्रधानमंत्री, एक है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के ही अंडर में कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल जो सूचना देगा राष्ट्रपति को देगा कि भैया यहाँ पर संवैधानिक आपातकाल आपका चल रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी कि यहाँ पर आपको ये राज्यपाल जो है ठीक है, ओके, तो जो राज्यपाल सूचना देगा किसको? राष्ट्रपति को, कि भैया जो आपने बोला है तो फलाने स्टेट यानी मान लो यूपी में आपके बताए गए नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो इसकी खबर कौन देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति जो धीरे से किसको बताएगा? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को अगर लगा कि वाकई में नहीं कर रहा, तो फिर वो किसको ऑर्डर देगा? ऑर्डर मतलब नहीं देगा, मतलब बताएगा, सलाह देगा कि भैया आप ऐसा करो राष्ट्रपति जी, क्योंकि पावर किसके पास है इमरजेंसी लगाने का? वो पावर राष्ट्रपति के पास होगा। तो राष्ट्रपति से कहेगा कि आप लगा दीजिए। ओके, फिर क्या होगा कि जो आपका राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को सूचना देगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बताएगा क्या करना है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ में बैठ कर सलाह देगा कि ऐसा करो, ये राज्य स्टेट में गड़बड़ वाकई चल रहा है, इस मान लो यूपी में गड़बड़ चल रहा है, तो राष्ट्रपति को वो कहेगा कि आप यहाँ पर क्या लगाइए? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। कहां पर? यूपी में। तो फिर राष्ट्रपति अपना बाकायदे लिखकर कहेगा कि भैया 356 के तहत राष्ट्रपति शासन कहां लगा रहे हैं? यूपी में डिक्लेयर कर दिया गया। और यूपी में जब डिक्लेयर हो जाए क्या राष्ट्रपति शासन, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो पूरा शासन होता है इस कंडीशन में, ठीक है, यानी राष्ट्रपति शासन की कंडीशन में क्या होता है? पूरा शासन कौन देखता है? पूरा शासन का हेड कौन हो जाता है? उस वक्त हेड हो जाता है आपका राज्यपाल। और राज्यपाल किसके अंडर होता है? राष्ट्रपति के। समझ रहे हो? उस कंडीशन में सारा काम कौन देखता है? राष्ट्रपति, या बोल दो प्रमुख रूप से
वहां का राज्यपाल ही फिर गवर्नमेंट की जगह काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। किस तरीके काम हो रहा है राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत? इसमें क्या होगा कि जो राज्यपाल है, समझिएगा, राज्यपाल एक तरीके से मुख्यमंत्री का रोल अदा करने लगेगा। मुख्यमंत्री का सारा काम खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया है, एक राज्य आपातकाल लग गया है, यानी कि स्टेट की इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। ठीक, और राज्यपाल अब सारी बातें किसकी सुनेगा? राष्ट्रपति जो बोलेगा वहां पर शासन उस तरीके से करवाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है वो ऐसे लगता है। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, राष्ट्रपति शासन की बात जो करते हैं हम लोग, तो जो राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल, ये इसमें कोई भी ले लो, ये बताएं किसी भी, मतलब ये बोल दो ऐसे, एक टाइम पर कई राज्यों पर लग सकता है, एक टाइम पर कई राज्यों पर लगाया जा सकता है, लगाया जा, एक टाइम पर कई राज्यों पर लगाया जा सकता है। क्या? राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। यानी कि जैसे आज यूपी है, बिहार है, झारखंड है, तमिलनाडु, मान लो इन 4 राज्यों में मामला गड़बड़ चल रहा है, उसकी रिपोर्ट किसने दी है? राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दी है, और वहां से सब डिक्लेयर हो गया भैया यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो एक साथ जिन जिन राज्यों में गड़बड़ हो रहा है वहां पर क्या हो जाएगा? एक ही टाइम पर कई राज्यों पर आपका ये जो राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, नेशनल इमरजेंसी, वो पूरे देश में लगता है, पूरे देश में एक बार में लगता है, एक बार में ही लग जाता है। यानी कि उसमें क्या होगा? पूरा कंट्रोल किसके अंडर में आ जाएगा? पूर्ण कंट्रोल केंद्र के अंडर में आ जाएगा, पूर्ण कंट्रोल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अंडर में आ जाएगा। जबकि यहाँ पर जिस क्षेत्र में लगेगा, जिस राज्य में लगेगा, सिर्फ उतना ही कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथों में आएगा। ठीक है, ये चीज और है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस टाइम क्या कर दिया जाएगा? इस समय जो आपकी संसद है, संसद का जो काम होगा उस समय बिल्कुल आपकी बिल्कुल रोक दिया जाएगा। बल्कि यहाँ पर जब अनुच्छेद 356 आप देखोगे तो क्या होता है, राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो उसमें जो आपकी विधानसभा है या विधान परिषद है वो कंप्लीट रूप से क्या है? भंग नहीं होती, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, काम चलता रहेगा आपका, बस आपका क्या होगा? राज्यपाल इसका नियंत्रण करता है। इसको फटाक से नोट करिए, फिर बताता हूं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको अनुच्छेद 356 के तहत ये बता दें। एक बात और अच्छा लिख लीजिए कि जो आपका राष्ट्रपति शासन है, जो एग्जैक्टली जो इमरजेंसी शब्द यूज होता है, ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी या आप जो बोलते हो ना आपातकाल, आपातकाल जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है? शब्द वो जनरली किसके लिए यूज होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो यूज होता है आपको अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत होने वाले राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल के लिए ही शब्द यूज होता है आपका क्या? आपातकाल या इमरजेंसी। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि राज्य, जैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे आपातकाल किसको इंगित करता है? शब्द, तो ऑप्शन रखा होगा राज्य, रखा होगा मान लो राज्य आपातकाल, या रखा होगा क्या आपका यह आपातकाल, क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ऐसे समझिए। राष्ट्रीय आपातकाल रखा होगा, राज्य आपातकाल रखा होगा, वित्त आपातकाल रखा होगा, इस तरीके से रखे होंगे। तो आपको चुनना क्या है? इमरजेंसी शब्द किसको बताता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक बात तो ये हो गई। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप फटाक से कर लीजिए। और एक चीज और देखिए, इसको 1 माह के भीतर पारित कराना होता है राष्ट्रीय आपातकाल को, जो नेशनल इमरजेंसी। बट जो इमरजेंसी है यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है, इसको कितने समय में पारित कराना होता है? ये आपको पारित कराना होता है, देखा जाए तो 2 माह के भीतर। 2 माह के भीतर संसद से आपको क्या कराना है? संसद से आपको पारित कराना। ठीक है, संसद से आपको 2 माह के भीतर इसको पारित कराना होता है। अब आते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत जो आपातकाल आपका है वो है आपका वित्त आपातकाल। ठीक है, वित्त आपातकाल माने पैसों वाले की बात होती है। ठीक है, ठीक है, तो अनुच्छेद 360 के तहत आपका वित्त आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, यानी कि जब देश में क्या हो जाए,
पैसे को लेकर के आपातकाल यानी पैसे को लेकर के कुछ क्राइसिस हो जाती है, तब इसकी कंडीशन रखी गई संविधान में। फिलहाल ये आज तक कभी नहीं लगा है, ठीक है, ये लिख लीजिए, कभी नहीं लगा है। जबकि आपके राष्ट्रपति शासन तो हमेशा ही लगता रहा है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल भी लगता रहा है, ये नहीं लगा है, ठीक है, यानी पैसे क्राइसिस हमारे देश में कभी नहीं हुई है। लेकिन इसको प्रस्ताव अगर आपको पारित कराना है इसका, मान लीजिए, तो पारित कराने के लिए आपको 2 माह के अंदर संसद से पारित कराना होगा। ओके, इस तरीके समझे, प्रस्ताव जो आपको पारित कराना है वो 2 माह के अंदर इसको भी पारित कराना है, इसी तरीके राष्ट्रपति शासन को भी 2 माह के भीतर पारित कराना है, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल को आपको 1 माह के अंदर पारित कराना है। तो आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज 16 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक।